गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं क्लास 10th के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ये आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मोड्स बताए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था। ये मेरा थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का, और ये स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, बच्चों को सेक्स एजुकेशन की जानकारी मिले, मिसकंसेप्शन, मिसलीडिंग, मिथ, ये जो चीजें हमें दूसरे से जानने को मिलती हैं गलत तरीके से, उससे बच्चे इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। इसलिए उनको क्लास 8 वगैरह में भी और 9, 10 से तो स्पेशली शुरू हो गया है। 10th क्लास में तो बहुत डिटेल में है, और स्पेशली ह्यूमन बीइंग के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काफी विस्तार से किया हुआ है। आज मैं इसी चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो बातें आप लोग अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं, इन बातों के बारे में जो आपको सही तरीके से कोई नहीं समझा पाता है, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उन जिज्ञासाओं की पूर्ति कर सकूं, आपको सही चीज समझा सकूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है फिर से बता दें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये सभी लगभग सभी एनिमल्स में है। ठीक है, मनुष्यों में एक पीरियड होता है प्यूबर्टी, शब्द है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है जिसमें एडल्ट होते हैं, युवा हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं उसको, जिसमें कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी एक एज होती है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस जिस समय बच्चे के शरीर की ग्रोथ हो रही है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, लगभग 9 साल तक कोई मेल चाइल्ड हो, कोई फीमेल चाइल्ड हो, अगर उनको कपड़ा ठीक से पहना दिया जाए एक तरह का, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है। मेल फीमेल चाइल्ड आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उनके शरीर की बनावट लगभग एक सी ही दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं, वो पीरियड एडोलेसेंस पीरियड कहलाती है। ठीक है, और एक समय आता है जब सेक्स ऑर्गन्स फुली डेवलप हो जाते हैं, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। और ऐसा क्यों होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। ये हार्मोन्स की वजह से होता है। आमतौर से लड़कों में जो एज ग्रुप है, बॉयज में जो एज ग्रुप है 13 to 14, इस एज के बाद सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स में क्या है, तब 10 to 12 या 11 ऐसे लेके चलते हैं, 10 to 12 मान के चलिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि
10 और 13 ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। हर व्यक्ति, लड़का या लड़की, उसके शरीर की बनावट स्पेसिफिक होती है, अलग होती है। किसी किसी में मैच्योरिटी 10 साल से भी पहले आ सकती, स्टार्ट हो सकती है। मैच्योरिटी नहीं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन 10 साल से 9 साल में स्टार्ट हो सकती है। किसी किसी का काफी लेट होता है। तो ये बॉडी की बनावट पर अलग करता है, हर व्यक्ति का अलग। हर लड़के लड़के की शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि उसमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट अलग अलग समय पर डिफरेंट तरीके से होता है। तो हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स लड़कों में जो हार्मोन्स बनते हैं उनको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये मेल हार्मोन, ये मेल ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। और फीमेल्स में, लड़कियों में प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन्स बनते हैं। ये फीमेल हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स लड़के या लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, देखो, जब हम लोग का जन्म होता है तो एक शरीर की बनावट है। सेक्स ऑर्गन्स हम लोग का ऐसी जगह होते हैं जिनका डेवलपमेंट बचपन में सिर्फ बने होते हैं, इमैच्योर होते हैं। लेकिन जब वो डेवलप होना शुरू होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं। जब ये हार्मोन्स बनेंगे तो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जब उनका डेवलपमेंट शुरू होता है तो शरीर पर बाहर के रूप में भी, बाहरी आवरण के रूप में भी कुछ अंतर दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि ये बाद में 13 साल 10-11 साल के बाद दिखाई देने लगते हैं, इसलिए उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्योंकि बाद में डेवलप होते हैं, बाद में दिखाई देते हैं। अब वो कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? देखो, हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया। आर्मपिट्स, हाथों के पिट्स, दोनों लेग्स के पिट्स और जेनिटल एरिया, इस एरिया में हेयर ग्रोथ, बाल बढ़ने लगते हैं। स्किन ऑयली हो जाती है। चेहरा जो था तैलीय, ऑयल जैसा। कई लोगों को तो पिंपल्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लड़कों में क्या होता है? वॉइस क्रैक, लड़कों की आवाज धीरे धीरे फटने लग जाती है। ये जो वॉइस बॉक्स है, यहाँ लिरिक्स है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसकी आवाज, लड़कों की आवाज फटने लग जाती है। लड़कियों में नहीं बढ़ता है तो उनकी आवाज पतली रहती है। शरीर बढ़ता है बल्कि बाद में और भी पतली हो जाती है। लेकिन लड़कों के ये बढ़ने से उनकी आवाज क्रैक होने लगती है, फटने लग जाती है। थिक फेशियल हेयर, चेहरे पर ये दाढ़ी, मूछ, इसको फेशियल हेयर कहा जाता है। मुस्टैच्यू, बियर्ड, इसका आना ये फेशियल हेयर कहलाता है। और लड़कियों में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट, निपल्स का डार्क होना, लड़कों में मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग होना, मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ हो जाना। उसके बाद लड़कों में कुछ डेवलपमेंट होते हैं, जैसे मसल्स, लड़कों की मसल्स ज्यादा वो हार्ड और टाइट होने लग जाती हैं। व्यवहार में भी अंतर होता है। लड़कों में उत्तेजना ज्यादा आने लग जाती है, जोश ज्यादा हो जाता है। लड़कियों में शाइनेस, शर्मीलापन ज्यादा आने, उनकी मसल्स और सॉफ्ट, नरम, जिसको कोमल कहते हैं, वो होने लग जाती हैं। लड़कों की मसल्स हार्ड होने लग जाती हैं। ये सब चेंजेस बाद में होते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल फीमेल ऑर्गन में कुछ डिफरेंट होते हैं। तो पहले तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन, तो सबसे पहले मेल में लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें मैं नाम लिख देता हूं और समझा देता हूं। टेस्टिस, स्क्रोटम,
टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, और उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद यूरेथ्रा, इसके बाद पेनिस। देखिए फिगर आपकी किताब में बना हुआ है, आप चाहे तो इंटरनेट पर भी फिगर देख सकते हैं, मैं समझा देता हूं। टेस्टिस एक पेयर होती है, वन पेयर। ये शरीर से बाहर एक थैली में स्थित होती है, उस थैली को स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम थैली बहुत ही लूज होती है, उसके अंदर ये टेस्टिस होती है, एक पेयर के स्थित होती है। ये जो टेस्टिस होती हैं, इस टेस्टिस के अंदर पतले पतले खाने बने होते हैं, लगभग 250 के आसपास। उनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले सेल्स पाई जाती हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं उसी में। और ये सारे सेमिनिफेरस मिल के आगे एक एपिडिडाइमिस बनाती है। एपिडिडाइमिस क्या है? टेस्टिस के ऊपर एक छोटे से थैले की आकार की रचना होती है, उसी में स्पर्म्स जब बनते हैं टेस्टिस के अंदर से, तो स्पर्म बनने का उसमें आते हैं जहां उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। एपिडिडाइमिस में उनको न्यूट्रिशन मिलता है। एपिडिडाइमिस के बाद फिर ये स्पर्म एक नलिका से होके यूरेटर के पास आते हैं। उस नलिका को वास डिफरेंस कहा जाता है। ये एक ट्यूब है जिसमें से स्पर्म्स होके गुजरते हैं। ये वास डिफरेंस, दोनों साइड की वास डिफरेंस आके एक साथ कहां खुलती है? यूरेथ्रा में खुलती है। मनुष्यों में, मेल्स में यूरेथ्रा और स्पर्म्स के निकलने का रास्ता एक ही होता है। यूरिन और स्पर्म के निकलने का रास्ता एक ही होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं, अल्टरनेट उसमें अलग अलग समय पर। अब इसमें कुछ ग्लैंड्स, ये इसी को यूरेथ्रा का आगे का हिस्सा एक पेनिस कहलाता है, ठीक है। और इसमें कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती है। आमतौर से एग्जाम में ग्लैंड्स का नाम पूछता है। एक तो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरा है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं, इनका जो सिक्रेशन होता है वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। स्पर्म्स को चलने के लिए, उनको मूवमेंट के लिए और ज्यादा लिक्विड प्रदान करता है, जिसको कि स्पर्म्स और लिक्विड को मिला के सीमेन कहा जाता है। इसको सीमेन कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है? ए पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर either side of the uterus, oviduct or fallopian tube, ये भी वन पेयर, दोनों साइड में एक। और उसके बाद सर्विक्स एंड वेजाइना।
यूटेरस, देखिए यूटेरस भूल गया है, एक मिनट, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ये देखिए ये सारे पार्ट जो हैं ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। या इसको मैं डिस्क्राइब कर दूं, ओवरीज एक तैयार होती है। शुरू में ओवरीज में इतनी सेल्स होती हैं कि वो हजारों लाखों की संख्या में ओवम बना सकती हैं। कह सकते हैं कि ओवम बनाने वाले हजारों लाखों सेल्स होती हैं, लेकिन हजारों लाखों ओवम नहीं बनते हैं। एक महीने में एक ओवरी से एक ही ओवम निकलता है, एक ही एग निकलता है। इसको ओव्यूलेशन भी कहा जाता है। जब ओवरी से ओवम तैयार होकर बाहर निकलता है तो ओविडक्ट का नीचे का हिस्सा फनल टाइप होता है, फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा फनल टाइप होता है, उसमें एग आ जाता है और ओविडक्ट से होते हुए यूटेरस के पास पहुंचता है। अब यूटेरस के पास पहुंचता है तो यूटेरस में जाके कहीं फिक्स हो सकता है। फिर उसके बाद यूटेरस जो है थैली तरह रचना है, थैली की तरह है। यूटेरस का निचला भाग सकरा हो जाता है। सकरा होने वाले भाग को सर्विक्स कहा जाता है। उसके बाद वेजाइना है जो ट्यूब की तरह शरीर के बाहर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां स्पर्म वगैरह बनते हैं शरीर से बाहर। थोड़ी सी और बता दूं शरीर से बाहर क्यों होते हैं। शरीर का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर स्पर्म डेड हो सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जहां उनका फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए हम लोग फिश पर आते हैं। एग निकलने के बाद ओविडक्ट में आता है। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब यूटेरस में, यूटेरस में रहता है। सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स यूटेरस का नीचे वाला पार्ट है। वेजाइना जैसे एक ट्यूब है, इसी ट्यूब के थ्रू स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, अब मैं फिर से बता देता हूं। एग का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। एग का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप आ सकते हैं? फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन हमेशा फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। स्पर्म मेल गैमीट है, ओवम फीमेल गैमीट है। स्पर्म आते हैं मेल से, ओवम बनते हैं फीमेल से। तो ओवम तो बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है, लेकिन स्पर्म इंसेमिनेशन के थ्रू, वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में आते हैं। यूटेरस से फिर वो भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं और वहां फैलोपियन ट्यूब में एक ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या है? दोनों के न्यूक्लियस एक साथ मिल जाते हैं, यही फ्यूजन ऑफ सिनगैमी, उसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ सिनगैमी, मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहां भी कह सकते हैं स्पर्म एंड एग, ये फर्टिलाइजेशन सिनगैमी है। इसके बाद जाइगोट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद उस जाइगोट में फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। इससे क्या है?
माइटोटिक डिवीजन। ये एक सेल है, एक डिवीजन ऐसे हुआ, इधर ऐसे हुआ, इधर ऐसे हुआ, ऐसे डिवीजन होता है। बाद में इसको ब्लास्टुला स्टेज भी कहते हैं। उस समय ये जो ओवम है, जो जाइगोट है, अब जाके यूटेरस में, जो यूटेरस की दीवार ऐसे ऐसे है, यहाँ यूटेरस की दीवार में जाके ऐसे ऐसे यहाँ पर कहीं इम्प्लांट हो जाएगा, वहां पर जाके यहाँ धंस जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। तो अगला क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, अब इसको एम्ब्रियो कहेंगे। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस, इसको यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। यूटेरस की जो वाल होती है, इसमें ब्लड वेसल्स और इसकी मसल्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, स्पंज या कुशन की तरह होती हैं, जो एग को एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद जो स्टेज है वो प्रेगनेंसी स्टेज कहलाती है। प्रेगनेंसी स्टेज कहलाती है। ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी स्टेज लगभग 9 मंथ की होती है। 9 मंथ की होती है, 9 महीने की होती है प्रेगनेंसी स्टेज। यूटेरस में जब एम्ब्रियो जाके वहां इम्प्लांट होता है, तो वहां पर मदर का डायरेक्ट ब्लड एम्ब्रियो में नहीं आता है, ठीक है। यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, और मान लीजिए यहां एम्ब्रियो है, यहां से अम्बिलिकल कार्ड आएगी, यहां भी ऐसे ऐसे बन जाएगा, मतलब बिल्कुल ऐसे बिली लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर बनती है, दो मदर उम्ब में भी और इधर भी बच्चे वाले अम्बिलिकल कार्ड में भी। तो मदर के ब्लड में जो भी ऑक्सीजन है या फूड या ग्लूकोज है, जो भी चीजें हैं, ये यहां से फिल्टर होके बच्चे के अंदर आएंगी। बच्चे के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो भी यहां से आकर फिल्टर होके मदर के ब्लड में चले जाएंगे। मदर के ब्लड का डायरेक्ट कनेक्शन इससे नहीं होता है। और जो 9 महीने का पीरियड होता है, इसको गेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है। गेस्टेशन पीरियड, ये गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। उसके बाद जो बच्चे का बर्थ होता है, उसको पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन, यहां भी कई सारे हार्मोन्स काम में आते हैं। बच्चे के जन्म को पार्चुरेशन कहा जाता है। बर्थ। इसके बाद देखिए, मैं ऊपर बताना भूल गया था, बस उसको बता दूं और डिवाइड करूं। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन देखिए, एडोलेसेंस के बाद जब वो शुरुआत होती है और आर्गन्स जब डेवलप होने शुरू होते हैं, तो आमतौर से लड़कियों में एग का बनना शुरू हो जाता है। ओवरी से ओवम या एग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मैंने बताया था कि एक ओवरी से एक एग बनता है और 28 दिन के बाद फिर दूसरी ओवरी से दूसरा एग निकलता है। तो जो ये 28 दिन का पीरियड है, 28 डेज, ये जो है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तब तो प्रेगनेंसी स्टेज हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूटेरस के बाद आके वो धीरे धीरे गलने लग जाता है। यूटेरस की वाल भी गलने लग जाती है। जो उसमें ब्लड सप्लाई है वो सारी कैपिलरी धीरे धीरे फटने लग जाती हैं और धीरे धीरे ब्लड का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है वो लगभग
2 से 7 दिन का होता है, 2 to 7 डेज का होता है मेंस्ट्रुएशन का पीरियड। और मेंस्ट्रुएशन होना ये स्वस्थ शरीर की एक पहचान है, किसी भी लड़की के लिए स्वस्थ शरीर की एक पहचान है। इसमें क्या होता है, जिस समय मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है पहली बार, उसको मीनार कहा जाता है। फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और जो सबसे लास्ट में होता है, जहां के बाद की मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है, उसको मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज, लास्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये लगभग 45 to 50 ईयर्स, लगभग इस समय जाके मेनोपॉज आता है। हालांकि ये सबके शरीर में अलग अलग होता है, सबके शरीर में ये समय अलग अलग होता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था आप लोगों का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों के लक्षण अलग होते हैं, दोनों के कैरेक्टर अलग होते हैं, तो 2 तरह के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। उनकी जो डीएनए है, उनके डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है। गैमिट्स बनते समय क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, फिर से रिकॉम्बिनेशन होता है फर्टिलाइजेशन में, तो दोनों फिर संख्या पूरी हो जाती है। जैसे हम लोगों में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मियोसिस में होता है, गैमिट्स बनते हैं, 23 रह जाते हैं, तो 23 स्पर्म का 23 का फिर 46 हो जाते हैं, फिर से नया बन गया। और न्यू कॉम्बिनेशन बनता है जेनेटिक कैरेक्टर्स का, दोनों के लक्षण आते हैं तो नया कॉम्बिनेशन बनता है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग होती है, जो बच्चे होते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, हर फसल, हर पौधा, हर जीव एक दूसरे से भिन्न होता है। वो वेरिएशन लेके आता है, डाइवर्सिटीज लेके आता है, जिसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन नई नई स्पेसीज बनती जाती है, नए नए लक्षण आते जाते हैं। अब देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पूरा चैप्टर है, ये लगभग यहाँ खत्म है। उसमें थोड़ा सा एक पार्ट रह गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। लेकिन यहाँ तक का आप तीनों वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला वीडियो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, थैंक यू।